भारत के इतिहास में एक चैप्टर ऐसा है जिसके बिना ये कहानी पूरी हो ही नहीं सकती। जी हां, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, बल्कि पूरे 300 साल की एक ऐसी दास्तां है जो बाबर के आने से शुरू हुई और बहादुर शाह जफर पर आकर खत्म हुई। और ये सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और तख्त की कहानी नहीं है, बल्कि उस विरासत की भी है जो आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। तो सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि आखिर मुगल भारत आए ही क्यों थे? क्या ये सिर्फ दौलत लूटने का इरादा था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छुपी थी? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। और इस सवाल का जवाब जुड़ा है एक नाम से, बाबर। इसी शख्स से इस पूरे साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। उसका मध्य एशिया से हिंदुस्तान तक का सफर ही असल में मुगल सल्तनत की पहली ईंट रखता है। तो आखिर ये बाबर था कौन? पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। और खून की बात करें तो उसकी रगों में दो सबसे बड़े योद्धाओं तैमूर और चंगेज खान का खून दौड़ रहा था। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे फरगाना की गद्दी मिल गई। लेकिन किस्मत देखिए, अपनों की ही साजिशों की वजह से उसे अपना घर-बार, अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। अब यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ था मध्य एशिया, जहां बाबर के पास कुछ भी पक्का नहीं था, हर पल जान का खतरा, हर पल साजिशें। और दूसरी तरफ था हिंदुस्तान, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। यहां बेहिसाब दौलत थी, सोना चांदी, उपजाऊ जमीनें और एक ऐसा मौका जो शायद बाबर को पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता था। तो देखिए, सारी कड़ियां कैसे जुड़ रही थी। पहली बात, अपने घर में ही इतनी अस्थिरता थी कि बाबर को बाहर देखना ही पड़ा। दूसरी, भारत की दौलत उसे चुंबक की तरह खींच रही थी। तीसरी वजह, यहाँ के राजा महाराजा आपस में ही लड़ रहे थे, मतलब दरवाजा एक तरह से खुला ही था। और फिर चौथी और सबसे बड़ी वजह, दौलत खान लोदी का वो न्योता जिसने बाबर को हिंदुस्तान आने का सीधा सीधा बुलावा दे दिया। और बस इसी बुलावे के साथ स्टेज तैयार हुआ उस ऐतिहासिक लड़ाई का जो हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो जगह थी पानीपत, और यहीं पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी जानी थी। पानीपत का मैदान, साल था 1526। तस्वीर कुछ ऐसी थी कि एक तरफ बाबर के गिने चुने करीब 12,000 सैनिक थे और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी बड़ी फौज। देखने में तो ये एक तरफा मुकाबला लग रहा था, मगर बाबर के पास एक ऐसा तुरुप का इक्का था जो लोदी की पूरी सेना पर भारी पड़ने वाला था, और वो थी तोपें और बारूद। और यहीं पर बाबर का जीनियस दिमाग सामने आता है। उसने सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अकल से काम लिया। सबसे पहले उसने एक गहरी खाई खुदवाई ताकि लोदी की सेना एक साथ हमला न कर सके। फिर बैलगाड़ियों को लाइन से बांधकर एक दीवार बना दी, जिसके पीछे तोपें छिपा दी। और प्लान ये था कि जैसे ही लोदी की सेना इस जाल में फंसेगी, उसके तेज घुड़सवार किनारों से हमला कर देंगे। मतलब एक परफेक्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी। और फिर वही हुआ जिसकी बाबर ने प्लानिंग की थी। जैसे ही तोपों ने आग उगलनी शुरू की, उनकी भयंकर आवाज और धुएं से लोदी के हाथी बुरी तरह डर गए। वो पागल होकर पीछे मुड़े और अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। पूरी फौज में भगदड़ मच गई। बस कुछ ही घंटों में खेल खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत का सूरज डूबा और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का पहला झंडा गाड़ दिया गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगा कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं को गद्दी तो मिली, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाया। उसका ज्यादातर वक्त लड़ाइयों और निर्वासन में बीता। उसे अपनी जान बचाकर करीब 15 साल तक भारत से बाहर रहना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा लगा कि मुगल साम्राज्य का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुमायूं जब वापस लौटा तो उसके साथ उसका बेटा भी था, जिसने न सिर्फ इस बिखरे हुए साम्राज्य को बचाया, बल्कि उससे ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग, यानी गोल्डन एज। और ये करिश्मा करने वाला था अकबर। सोचिए, सिर्फ 13 साल का एक लड़का जिसके कंधों पर एक टूटते हुए साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन इस लड़के ने न सिर्फ सबको एक साथ जोड़ा, बल्कि साम्राज्य को इतना फैलाया और इतना मजबूत बनाया कि दुनिया देखती रह गई। अकबर से लेकर शाहजहां तक का ये जो दौर था, ये वाकई सुनहरा था। एक के बाद एक बड़ी जीतें, जैसे चित्तौड़ का किला जीतना, फिर फतेहपुर सीकरी जैसे पूरे के पूरे शहर बसाना। और फिर आया शाहजहां का दौर, जब आर्किटेक्चर अपने चरम पर था। ताजमहल, लाल किला,
ये सब उसी शानदार दौर की निशानियां हैं। और ये सब सिर्फ शानदार इमारतें बनाने की बात नहीं थी, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। शाहजहां के दौर में भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस वक्त दुनिया में जितना भी सामान बनता था, उसका 1/4 यानी 25% अकेले भारत में बनता था। तो आखिर इस कामयाबी का राज क्या था? इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अकबर की सोच को, उसकी नीतियों को। मजे की बात यह है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत समझदार था। उसने सभी धर्मों की इज्जत की कला को आगे बढ़ाया और सबसे बड़ा काम यह किया कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। इस एक कदम ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया और यही एकता साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन इतिहास का एक सीधा सा नियम है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है, उसके नीचे आने का खतरा भी उतना ही होता है। स्वर्ण युग के बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने इस महान साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। और इस पतन की कहानी शुरू होती है औरंगजेब से, शाहजहां का वो बेटा जिसने तख्त के लिए खून की नदियां बहा दी। उसने अपने सगे भाई दारा शिकोह को मरवा दिया और अपने बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में जिंदगी भर के लिए कैद कर दिया। मतलब उसकी शुरुआत ही बहुत क्रूर थी। और इस पतन के बीज असल में औरंगजेब की नीतियों में ही छिपे थे। अकबर ने जो कुछ भी जोड़ने के लिए किया था, औरंगजेब ने उसे तोड़ने का काम किया। जहां अकबर ने जजिया टैक्स हटाया था, औरंगजेब ने उसे वापस लगा दिया। उसने अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते मंदिरों को तोड़वाया और राजपूतों और मराठों जैसे ताकतवर दोस्तों को भी अपना दुश्मन बना लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में एक के बाद एक विद्रोह होने लगे। सालों तक चली लड़ाइयों ने शाही खजाना बिल्कुल खाली कर दिया। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, तो उसके बाद कोई भी मजदूर बादशाह नहीं आया। इसी खालीपन में मराठा जैसी नई ताकतें खड़ी हो गईं। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने, जिन्होंने धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ बना ली। और आखिरकार 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया और इसी के साथ 300 साल से भी ज्यादा चले इस महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो 300 से भी ज्यादा साल गुजर चुके हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि मुगलों की असली विरासत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें हैं, या फिर हमारे खाने में, हमारी जुबान में, हमारे संगीत और हमारी संस्कृति में भी उनकी एक गहरी छाप है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब अपने आसपास ढूंढते हैं।